इतनी विविधता के बाद हम हिंदी में एक बड़े क्षेत्र को जोड़ रहे हैं। मेरा तो मानना है कि प्रवासी साहित्य या कोई भी ऐसा साहित्य जो हिंदी में लिखा जा रहा है, उसको ज़रूर हमारे विद्यार्थियों तक पहुँचना चाहिए, हमारे अध्यापकों तक पहुँचना चाहिए, हमारे समीक्षकों तक पहुँचना चाहिए, हमारी पत्रिकाओं में उसको स्थान मिलना चाहिए। उसकी स्तरीयता या उसकी उपयोगिता का ध्यान में रखते हुए उसका यथावत मूल्यांकन भी होना चाहिए, निरपेक्ष भाव से मूल्यांकन होना चाहिए। ये सोचे बगैर कि ये किसने लिखा है, क्या लिखा है, इस बात पर ज़रूर विचार होना चाहिए। हम ये ज़रूर इधर देख रहे हैं और जो मैं महसूस कर रहा हूँ, इसी मंच पर कहना भी चाहता हूँ इसको कि प्रवासी लेखकों में भी एक अलग तरह की भूमिका की स्थिति आई, क्योंकि विदेश में लिख रहे हैं इसलिए कोई चीज़ महान नहीं हो जाएगी। महान इसलिए होगी कि उस रचना में महानता या उस रचना की स्तरीयता पर बात होगी। तो कई बार ये भी एक प्रिविलेज की तरह होता है कि विदेश में लिखा गया है इसलिए विशेष है, या अमुक व्यक्ति विशेष ने लिखा है। कई बार उसमें धार्मिक पहचान, लिंग की पहचान, जाति की पहचान, क्षेत्र की पहचान के आधार पर कि इसलिए वो महान है क्योंकि उन्होंने या उस भाषा विशेष का ना होते हुए भी लिखा है। तो इस पर कोई चर्चा किसी भी भाषा में दुनिया के किसी साहित्य में नहीं हो रही होती, क्योंकि अगर आप उस भाषा को अपनाते हैं और एक लेखक के रूप में उसमें उपस्थित हैं, तो आपका मूल्यांकन उसी रूप में होना चाहिए कि एक स्तर विशेष तक आपकी स्थिति कहाँ है। अब आई बात विद्यार्थियों का संकोच। विद्यार्थियों की मुश्किल ये है कि उनको किताबें नहीं मिलती प्रवासी साहित्य से जुड़ी हुई। मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कई बार कि हम विदेशों में लिखे जा रही पुस्तकों को भारत में प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत कठिन है। जैसे अभी हम लोगों ने कुछ अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में पुस्तकें जोड़ी, तो आज तक हमें पुस्तकें मिलनी मुश्किल है। हम विद्यार्थियों को पहुंचाना चाहते हैं, नहीं पहुंच पाती। अब शोधार्थी कैसे पहुंचे उन तक, क्योंकि हर बच्चा अमेरिका नहीं जा सकता, हर बच्चा इंग्लैंड नहीं जा सकता, हर एक के पास उतने आर्थिक क्षमता नहीं है, हर लेखक की भी स्थिति नहीं है कि वो सब बच्चों तक अपनी किताबें पहुंच जाए। कई बार ये भी एक बात आती है। तो उस और फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन किस रूप में हुआ होगा? क्या जिन्होंने पढ़ा उन तक एक तरह से उस संस्कृति की, उस समाज की समझ है कि नहीं है जहाँ के बारे में रचना है? और वो रचना अगर लिखी गई है तो उस रचना का समग्र मूल्यांकन करने के आसपास उसकी अपनी समझ कितनी विकसित हुई है उस समाज के बारे में? तो बहुत तरह की बातें हैं। और ये तो मैं कहूँगा कि प्रवासी हिंदी साहित्य का जो भी मूल्यांकन है, या अन्य भाषाओं का भी, तमिल का, तेलुगु का, पंजाबी का, गुजराती का, या जो भी भारतीय भाषाएं, बांग्ला हैं, जो विदेशों में पढ़ी और लिखी और बोली और पढ़ाई जा रही हैं, उन सब का मूल्यांकन जब भारत में हो रहा है तो उसकी अब बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था है और बहुत ही शुरुआती काम हुए हैं। बहुत काम ऐसे हैं जैसे पूरे पूरे द्वीप पर हो रहे हैं। मेरे साथ भी कुछ विद्यार्थियों ने काम किया, तो हमने माना ब्रिटेन पर एक पूरा काम कर लिया, तो अगला हमने अमेरिका पर कर लिया, तो अमेरिका की कहानियों पर कुछ काम हो गया, कुछ काम ब्रिटेन के कुछ विधाओं पर हो गया, कुछ अभी जैसे मैंने एक विद्यार्थी को काम दिया कि चीन के साहित्य पर कुछ नए सिरे से काम करते हैं। तो कोशिश ये होती है कि जो जहाँ भी कुछ अलग हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, कुछ विशिष्ट हो रहा है, उस पर काम किया जाए। जैसे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस जो हिंदी अध्यापकों का शुरुआत में रहा, वो फिजी, सूरीनाम, गयाना, मॉरिशस और ट्रिनिडाड के जो क्योंकि वहाँ लेखन प्रारंभ में आ गया था तो इसलिए वहाँ पर गए। लेकिन इधर के वर्षों में धीरे-धीरे अब यूरोप की दुनिया पर, अमेरिका की दुनिया पर, या अरब दुनिया पर, या अन्य क्षेत्रों में जो हिंदी लेखन हो रहा है, वहाँ पर ज़्यादा जोर है। देखना यह है कि जब हिंदी में प्रवासी लेखन को केंद्र में रख करके बच्चे शोध करना शुरू करते हैं, तो एक जो चीज दिखाई देती है जो नहीं होनी चाहिए, कि वो हर रचना में अनिवार्यतः यह ढूंढने लगते हैं कि उस रचनाकार के वहां भारत कितना उपस्थित है। यह एक चीज है। देखिए, भारत उपस्थित हो, ये अच्छी बात है, लेकिन भारत किस रूप में उपस्थित हो। जैसे दिव्या जी का नया उपन्यास है तिलिस्म, उसमें जो भारत उपस्थित है, आजादी के तुरंत बाद के वर्षों में बहुत विश्वसनीय किस्म का भारत है। लेकिन जिसके अनुभव में भारत बहुत दिनों से छूटा हुआ है, अगर वह सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भारत के बारे में कुछ लिख रहा है, लिख रही है, और तो वहां पर संकट खड़ा होगा। इसलिए बेहतर यह है कि कोई कनाडा में है, जो इंग्लैंड में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो अमेरिका में है, वहां के जनजीवन को केंद्र में रखकर जो साहित्य रचा है उन्होंने, वो कविता लिखी हो, कहानी लिखा हो, उपन्यास लिखा हो, उस उसको अगर वो लेखन जो है उसने हिंदी के घनत्व का विस्तार किया है। यानी हिंदी का लेखन सिर्फ 11 भारत के 11-12 प्रांतों के बीच लेखन नहीं है, दक्षिण में भी कुछ लेखकों द्वारा लिखा गया नहीं है। प्रवासी लेखन ने जो बड़ा काम किया है वह ये किया है कि हिंदी की परिधि और घनत्व दोनों का विस्तार किया है। विषय वस्तु के स्तर पर भी विस्तार किया है। वह जनजीवन जो हमारे अनुभव में नहीं आ सकता था, हम नहीं जान सकते थे, लेकिन वह जनजीवन
इन रचनाकारों के माध्यम से हमारे पास आया है। कैसा है वहां का मध्यवर्गीय जीवन, कैसा है वहां का निम्न वर्गीय जीवन, कैसा है वहां का उच्च वर्गीय जीवन, वहां स्त्रियों की क्या स्थिति है। ये जो तमाम यथार्थ के ऐसे पहलू हैं जो भारत में रहकर लिखने वाले हिंदी के लेखक के वहां नहीं आ पाती हैं, वो चीजें इन प्रवासी लेखकों के वहां आई हैं। तो शोध के विषय जब चुने जाएं तो इस ढंग से चुने जाने चाहिए कि वह यथार्थ, वह पक्ष निकल करके आए, वो चीज निकल करके आए। भाषा के स्तर पर क्या प्रयोग कर रहे हैं ये रचनाकार, यह भी देखने की चीज होती है। जाहिरा तौर पर वो उन समाजों में रह रहे हैं जहां हिंदी संवाद की भाषा नहीं है, जहां हिंदी सामान्य जीवन में आचरण की भाषा नहीं है। वहां पर जब वो हिंदी लिख रहे हैं तो उनकी हिंदी के भिन्न होने की संभावना है। वो भिन्नता किस तरह से हिंदी के आयतन को बढ़ाती है, हिंदी की ताकत को बढ़ाती है, एक तरह से हिंदी के शब्दकोश का भी विस्तार करती है, शोध के दौरान यह भी देखा जाना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। तभी कुछ नया निकल करके आएगा। विषय वस्तु सारांश लिख देना कहानियों का शोध में, आजकल उपन्यास और कहानियों पर सर्वाधिक शोध होते हैं, सिर्फ प्रवासी लेखन पर नहीं, भारत के भीतर जो लिख रहे हैं उनको लेकर के ट्रेंड्स पर बहुत कम काम होते हैं। तो अगर जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, शोधार्थी आ रहे हैं, वो जो प्रवासी लेखन के ट्रेंड्स हैं उन पर शोध होने की जरूरत है कि क्या ट्रेंड दिया इन हमारे हिंदी के उन रचनाकारों ने जो भारत से बाहर रहकर हिंदी में लिख रहे हैं। उन ट्रेंड्स की पहचान बहुत जरूरी है। उनको हम रेखांकित करेंगे तो साहित्य का जो इतिहास लेखन होता है, साहित्य के इतिहास लेखन में अलग से ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रवासी लेखन के, वो हिंदी लेखन की विशेषता बन जाएगी कि 21वीं सदी में जो हिंदी लेखन हो रहा है उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी प्रवृत्तियां क्या हैं, उसमें वो प्रवृत्तियां भी शामिल होंगी जो दिव्या माथुर, शैलजा सक्सेना, या मैं नाम की गिनती में जाऊंगा तो 50 नाम आ जाएंगे, उन लोगों के द्वारा ये चीजें आ रही हैं, उसको देखना जरूरी है। एक साहित्य तो साहित्य है, उसकी मूल संवेदना वही है जो भारत में रहने वाले साहित्यकार की है और जो बाहर बैठ के लिख रहा है। और जो मैंने अभी आपसे चर्चा की कि वो संवेदनाएं आज देश काल और वातावरण की सीमाओं से परे जाकर सार्वकालिक और सार्वदेशिक हो चुकी हैं। जैसे हम उदाहरण देना चाहें तो आज भारत के महानगरों में भी अकेलापन, संत्रास, ये हमको भावनाएं देखने को मिलती हैं। जो महानगरीय संवेदना के जो एक पक्ष है वो जैसा भारत में अनुभव हो रहा है, हमको लंदन में या यूरोप के जो देशों में रहने वाले लोग हैं उनमें वो चीज देखने को मिलती है। और जब उस अकेलेपन को और उस कुंठा को जब लक्ष्य करके वहां रहने वाला साहित्यकार जब अपनी कथा, कहानी, कविता लिखता है तो एक खिड़की कहानी का हमारे सामने आती है, जो तेजन शर्मा जी की कहानी है खिड़की। उसमें जो अकेलापन है, किस प्रकार से वो लोग मिलते हैं वहां, कोई जानता नहीं है, सब अपरिचित है। एक कहानी पासपोर्ट का रंग है आपका, तो जो पीड़ा वहां रहते हुए प्रवासी भारतीयों को होती है वो हमारे सामने आती है। तो कुल मिलाकर कहने का ये है कि अभी हमने प्रवासी हिंदी लेखन या प्रवासी साहित्य को सुविधा की दृष्टि से, जैसा कि अभी जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने कहा था कि हमने तात्कालिक रूप पर सुविधा की दृष्टि से खांचों में बांट दिया है। जैसे हमने कहा दलित विमर्श कहा, या बाल विमर्श पर केंद्रित हमने साहित्य कहा, या स्त्री विमर्श पर केंद्रित साहित्य कहा, तो वो उसी प्रकार से हमको एक अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने प्रवासी हिंदी लेखन कह दिया, या प्रवासी साहित्य कह दिया, या भारत से बाहर रह के जो लिख रहे हैं वो उस प्रकार का साहित्य कह दिया। लेकिन वो है मूल रूप में साहित्य। तो अंतिम रूप से जब हम उसका आकलन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, तो हमको यही देखना होगा कि उसमें जो साहित्य तत्व है, जो लोकमंगल का तत्व है, जो और अन्य आवश्यक जो उसके उपकरण हैं साहित्य के, उसकी गुणात्मकता और उसका वैशिष्ट्य किस स्तर का है, तभी उसका सही मूल्यांकन हो पाएगा। और हम लोग निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने विश्वविद्यालय की बात बताता हूँ आपको। हमारे आगरा विश्वविद्यालय में, आगरा में ही सुधा ओम धिंगरा जी पर, सुषम बेदी जी पर, सुदर्शन प्रियदर्शनी जी पर, अनिल प्रभा कुमार जी पर, तेजन शर्मा जी, पुष्पिता अवस्थी जी, अमेरिका से अनीता कपूर जी, शैलजा सक्सेना जी, सुरेश चंद्र शुक्ल, शरद आलोक जी, अनेक साहित्यकारों पर व्यक्तिगत रूप से भी शोध कार्य हो रहा है और समन्वित रूप से
जैसे हमने कहा कि यूके में जो महिला कहानीकार हैं उनके उस कहानियों में प्रवासी जीवन का चित्रण या तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोग अपने विश्वविद्यालय में शोधार्थियों से करवा रहे हैं, और उसमें नई चीजें जो हमारी बच्चे देखते हैं वो बहुत अच्छे और रुचिपूर्वक उस कार्य को करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई अलग से कोई प्रवासी साहित्य कहें या अलग से कोई हम उसको नाम दें। मूल रूप में वह साहित्य है और उस पर उसी प्रकार से शोध कार्य भी होना चाहिए जिस प्रकार से अन्य हम प्रेमचंद प्रसाद तुलसी जब की बात करते हैं तो उसी प्रकार से हमको अभिमन्यु नथ की भी बात करनी चाहिए, रामदेव धुरंधर की भी बात करनी चाहिए। और प्रसन्नता का विषय ये है कि अब धीरे धीरे हमारे विश्वविद्यालयों में जो प्रवासी रचनाकार हमारे बंधु हैं उनकी कहानियां, उनके उपन्यास, कविताएं हमारे पाठ्यक्रमों में भी लग रही हैं और शोध कार्य भी भरपूर हो रहा है और विद्यार्थी उसे पसंद भी कर रहे हैं, उनकी रुचि का विषय भी बन रहा है। उनको नई चीजें देखने में आ रही हैं कि क्या नया वहाँ का क्या वातावरण है, क्या वहाँ की समस्याएं हैं कि बहुत सुविधा से उपलब्ध नहीं हो पाती है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगी, ब्रिटेन में हिंदी उषा राजे सक्सेना मैम की एक पुस्तक है, उसको ढूंढने के लिए मैं वहां के प्रकाशन के पास भी गई, लेकिन वो कोविड के दौरान बंद हो चुकी थी। ऐसे में फिर मैं साहित्य अकादमी की लाइब्रेरी से उस पुस्तक को ढूंढा और वहां से उसको जेरोक्स कराया। और दूसरा मुझे ये लगता है कि जब मैं ब्रिटेन के प्रवासी साहित्य को मैंने जब चुना है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहां के परिवेश को और अच्छे से समझने के लिए किन पुस्तकों को पढूं, तो मुझे पुस्तकें नहीं मिल पाती हैं। समस्या केवल उन पुस्तकों को लेकर आ रही है जो आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी हैं या उनके प्रकाशन को बहुत ज्यादा समय हो चुका है। वरना अभी जो लेखक लिख रहे हैं निरंतर, अमेरिका में मुझे सुदाम ढींगरा जी ने, वेद प्रकाश वटुक जी ने, अंजना संधीर जी ने, ऐसे कितने नाम है, अभी दिवंगत हुए हैं राकेश खंडेलवाल जी, सभी लोगों ने मुझे एक एक ईमेल पर पुस्तकें उपलब्ध कराई हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि शोधार्थियों को थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा, नेट पे सक्रिय होना पड़ेगा और चीजों पे सक्रिय होना पड़ेगा। किताबें आपको आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। अपूर्वा ने बोला था ब्रिटेन में हिंदी पे ये कार्य कर रही हैं, इनको ब्रिटेन में के साहित्य को लेकर अच्छी किताब नहीं मिल पा रही है। तो मैं अनिल सर का किताब बताई दी, कमल किशोर गोयकना जी की 3-4 किताबें बहुत अच्छी किताबें हैं जिनमें बहुत संक्षेप में सारी चीजों को दिया गया है। और मेरे एक वरिष्ठ साथी रहे हैं राकेश बी दुबे जी, जिन्होंने ब्रिटेन पर ही कार्य किया है, सर्वप्रथम उनका ब्रिटेन पे कार्य था हमारे विश्वविद्यालय से। उनकी अभी एक किताब प्रकाशित हुई है ब्रिटेन में हिंदी। तो ये सब चीजें तो ये है कि किताबें सब उपलब्ध हैं। प्रवासी साहित्य पे सिद्धांत की भी बहुत उपलब्ध हो चुकी, सिद्धांत की संबंधी पुस्तकें भी उपलब्ध हो चुकी हैं। जिस प्रकार हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें आदिकाल की प्रवृत्तियां, भक्तिकाल की प्रवृत्तियां, अन्य सभी कालों की प्रवृत्तियां हैं। तो उसी प्रकार से प्रवासी साहित्य जो है उसकी विशेषताओं के साथ उनके क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रवृत्तियां हैं, उस पर एक सैद्धांतिक बुक हो। और साथ ही आलोचनात्मक कार्य अभी तक हुआ नहीं है प्रवासी साहित्य पर, तो प्रवासी साहित्य पर एक आलोचनात्मक कार्य हो जिसको पढ़कर हम जैसे शूद्रजन समझ सकें कि ये कार्य क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। कि किताबें तो उपलब्ध ऐसे नहीं होती कि आप ऐसे कहीं ढूंढें अपने आसपास, थोड़ा दूर दराज भी जाना पड़ेगा। और चूंकि प्रवासी साहित्य एक नया इलाका है पिछले 15-20 वर्षों में साहित्य शोध का, तो वहां पर आपको पूर्व में किए गए काम उस तरह नहीं मिलेंगे। जिन विद्वानों ने प्रवासी साहित्य को लेकर कुछ लिखा पढ़ा है वह आपके लिए आधार सामग्री तो नहीं, मतलब संदर्भ सामग्री हो सकती है। आधार सामग्री तो आपके पास है ही जिन रचनाकारों को आप ले रहे हैं। दूसरी चीज मैं पुनः कहूंगा, ध्यान रखें इस बात को कि आप समाज विज्ञानों की ओर जाएं। समाज विज्ञानों की ओर जाएंगे तो आप भारत का भी समाज वैज्ञानिकों को जो भारतीय अध्ययन है वह भी देखें, और जिस देश के रचनाकार को आपने चुना है उस देश को लेकर वहां के समाज शास्त्रियों ने, राजनीति शास्त्रियों ने क्या विचार किया है उसको भी जानिए। फिर उस रचनाकार को पढ़िए, फिर मूल्यांकन की ओर जाइए। देखिए कि आप बहुत सारी नई बातें लेकर के आएंगे। सर्च करने वाले का काम जजमेंट देना नहीं होता है, मूल्य निर्णय करना नहीं होता है। यहीं पर आकर के शोध और आलोचना में फर्क हो जाता है। आलोचक फिर भी जजमेंटल होने की थोड़ी सी छूट प्राप्त कर लेता है।
उसकी अपनी अभिरुचियां चली जाती हैं। शोधार्थी के लिए अनिवार्य है कि अपनी अभिरुचियों को वो न थोपे अपने शोध पर, न अपनी अभिरुचियों को अगर अपने शोध पर थोपेगा शोधार्थी तो वो अन्याय करेगा उसके साथ। आपको बहुत तटस्थ रह करके विश्लेषण करना है। हो सकता है कि किसी चीज से आप सहमत न हो, लेकिन अगर वो वहां है तो आप उसका चित्रण, वर्णन और विश्लेषण करिए, न कि यह कहिए कि यह गलत है, ये है। आपको वहां व्याख्यान देने की छूट नहीं है। शोध इसीलिए देखिए क्या होता है कि साहित्य के शोध अभी महत्वपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। क्यों समाजशास्त्र के शोध समाज विज्ञानों के शोध महत्वपूर्ण है? क्यों विज्ञान के शोध महत्वपूर्ण है? हमारे वहां सब आदमी लोग जो है ज्ञानी बन जाते हैं अचानक और अपना ज्ञान प्रस्तुत करने लगते हैं शोध में। इसकी जरूरत नहीं होती शोध में। आप पहले अपने पूर्व में उपस्थित ज्ञान का परीक्षण कीजिए। गुप्ता के चैट बॉक्स में मिले तो एक तो उन्होंने कहा कि प्रवासी साहित्य को भारत में कमतर आंका जा रहा है। ऐसा नहीं है, कमतर नहीं आंका जा रहा है, बल्कि कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है कि उसको ओवर वैल्यू भी कर रहे हैं। और हम लोग कई बार भारतीय बड़े उदार होते हैं, हम कहते हैं क्योंकि विदेश में रहकर ऐसा काम हो रहा है तो ये महान है। तो इसलिए न कमतर और न श्रेष्ठतर, उस हिस्से में मूल्यांकन होगा, होता रहेगा। ये तो एक है ही कि किसी भी हिस्से में जब कोई काम होता है तो अपनी समझ के अनुसार कभी कम और ज्यादा लोग कह देते हैं, लेकिन ऐसा कमतर जैसा कोई सवाल मेरे हिसाब से तो नहीं है। दूसरी बात एक इन्होंने लिखा है, प्रवासी साहित्य भारत में लिखे जा रहे साहित्य से कैसे भिन्न है। तो इसकी बात हो चुकी है मेरे ख्याल से, शुरुआत में उन्होंने एक प्रश्न लिखा होगा। तीसरा प्रश्न एक लिखा है, प्रवासी साहित्य पर शुरुआती दौर की पुस्तकें पत्रिकाएं उपलब्ध नहीं है। मेरा निवेदन यही है कि कृपया नेट पर काफी और तरह से चीजें उपलब्ध हैं, वेबसाइट्स पर जाएं। मेरे ख्याल से अगर आप अभिव्यक्ति अनुभूति पर जाएंगे तो बहुत सारा हिस्सा वहां मिल जाएगा। साहित्य कुंज पर जाएंगे तो अगर आप हमारे तरह तरह के जो इंटरनेट के हिस्से हैं उनमें देखेंगे, हिंदी समय में देखेंगे, अन्य कई महत्वपूर्ण जो वेब्स हैं वहां पर जाकर देख सकते हैं। एक प्रश्न मुझे और दिखा इसमें कि क्या प्रवासी भारतीयों के लेखन पर जब काम किया जा सका है तो हो सके किसी एक प्रवासी साहित्यकार के सानिध्य में रहना आवश्यक है। अब ये भी एक कठिन सा काम है, कौन प्रवासी साहित्यकार के कहाँ सानिध्य में कैसे, ये थोड़ा कठिन काम है। लेकिन हाँ, जो अब की दुनिया है, जैसे अभी हम लोग अलग अलग बैठे हैं लेकिन हैं साथ में, तो इस तरह का साथ तो कभी भी हो सकता है। और लंबे समय तक अनुमति लेकर, समय लेकर ऐसा काम विद्यार्थियों को जरूर करना चाहिए। ऐसा मेरा निजी अनुभव भी है कि जब आप सीधे सीधे उस व्यक्तित्व से जुड़ते हैं तो बहुत सारी वो बातें पता चलती हैं जो हमें पुस्तकों में नहीं मिल रही हैं। और एक और बात कि जैसे मूल्यांकन का जो तरीका है या पाठ्यक्रम सामग्री मिलने का जो तरीका है या शोध विषय के निर्धारण करते समय और आपकी जो सीमाएं हैं, वो सब अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से परखी जाती है। लेकिन अगर कहीं कठिनाई हो तो सीधे हमें अपने विषय को लेकर के या उसकी उपलब्धता को लेकर बदलने का अधिकार है, क्योंकि थीसिस के लिए कोई अंतिम तय नहीं हो जाता कि आप यही काम करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे। वो संशोधन हम पुस्तक थीसिस के पूरे होने तक करते रहते हैं। तो ये मैं कहूँगा। साहित्य का नाम एक विमर्श, ये एक पहला जो मेरी पुस्तक है जिसका उल्लेख अभी कई लोगों ने किया, और उसमें एक बहुत लंबा लेख है, लगभग 25 पेज से ज्यादा का, और उसका विषय है कि प्रवासी साहित्य को प्रवासी साहित्य क्यों न कहें। और उसमें जितने भी ये सारी चर्चा हुई है उस सारे के बारे में मैंने कोशिश की है कि जो जो सबके दिमाग में कोई ना कोई चीज आती है उन सब बिंदुओं के ऊपर बिंदुवार विचार किया जा सके। जैसे उदाहरण के लिए कि विद्यार्थी जुड़े हैं जिन्होंने पुस्तकों की बात की है या सेमिनार्स की बात की है या कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में चर्चा करने की बात की है, मुझे लगता है उसका उत्तर बहुत सारे हमारे विद्वानों ने दिया भी है, लेकिन उसका एक उत्तर नेटवर्किंग भी है। अगर आप सब लोग जुड़े रहते हैं, सब लोगों का एक समूह बन जाता है, सब लोग उसमें समय समय पर विमर्श करते हैं। आप लोग भी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। इतने सब लोग हमारे साथ, इतनी सारी देश विदेश की संस्थाएं जुड़ी हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम ये कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है कि इसका एक समाधान हम सब लोगों के जुड़ने में भी। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपना फोन नंबर अवश्य दे दें, और जितेंद्र जी या बाकी जो साथी हैं वो विजय नगरकर जी, वो उस नंबर को ले लें। और प्रवासी जो शोध कर रहे हैं उन लोगों को हम लोग कैसे सहायता कर सकते हैं। जैसे कईयों ने कहा कि प्रवासी लेखकों से मिलना, आप देखिए दिव्या जी हैं, शैलजा जी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारे साथ
इस समय भी जुड़े हुए हैं। लेखक जिन लोगों के अभी गिरधर जी नाम ले रहे थे, उसमें ज्यादातर लेखक ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम में आ चुके हैं, आते रहते हैं। तो उन लेखकों को से भी जुड़ने का उसमें व्यवस्था की जा सकती है। और बहुत सारे लोगों को जानकारी भी दी है कि किस प्रकार से जो सेमिनार्स वगैरह आयोजित की गई हैं, जिसमें कुछ लोगों ने भाग भी लिया, परंतु सब लोगों को जानकारी हो सके इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। जो ये कह रहे हैं कि ये कोई कमतर माना जाता है, अब कोई कहे कि आदिवासी साहित्य को कमतर माना जाता है क्योंकि वो आदिवासियों के लिए है, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें बड़ा अच्छा जितेंद्र जी ने बात की कि आप जो समाज शास्त्रीय अध्ययन है उसको, ये भारत की एक शब्द है कि खिड़की खुली है, एक नया वितान खुला है, जिसमें हम अब देखिए भारत में आपको कुछ परिवार को लेकर कुछ ये लिव इन रिलेशनशिप जैसे चल रही है, तो आप 10 साल पहले 15 साल पहले देख सकते हैं कि लंदन में क्या हो रहा था, कनाडा में क्या हो रहा था। मैं 67 में जब 67 के बारे में सत्येंद्र श्रीवास्तव का साहित्य पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं 80 के अंदर वो भारत में हो रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं वो स्थितियां हमें पश्चिम में, क्योंकि हम पश्चिम को बहुत ज्यादा पश्चिम से मूल्यों को आयातित कर रहे हैं, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से इन चीजों को समझने की बहुत आवश्यकता है। एक बच्ची जो केरल से थी उसने कहा भी कि जैसे यही प्रश्न है कि बच्चे तो जा रहे हैं तो सब लोग बड़े पसंद है कि अब उनको नौकरियां लग रही हैं, अच्छी जगह पर सुविधाएं मिल रही हैं, पर भारत में लाखों लोग जो परिवार जो सीनियर सिटीजन है उनका क्या हो रहा है, ये भी एक सवाल है। तो ये सारे सवाल जो है ये इस विषय में निकलते हैं। इन सवालों पर